आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए भारत दुर्दशा नाटक पर बातचीत करेंगे। इस नाटक को कोटा विश्वविद्यालय में और प्रश्न पत्र 2 नाटक और निबंध में इस नाटक को सम्मिलित किया गया है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी इकाई शामिल है के रूप में शामिल है। हमने अब तक बातचीत से ये जाना कि भारतेंदु युग जो था वो प्राचीन और नवीन के संधि स्थल पर खड़ा हुआ एक युग था और हमने ये भी बात नोट की कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा की जो शुरुआत हुई वो नाटकों से हुई। इसका क्या कारण था कि नाटकों से ही आधुनिक गद्य साहित्य की शुरुआत हुई? उसका कारण ये था कि उस युग को एक दूसरा नाम आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के आलोचकों ने दिया है, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल जब हम भारतेंदु युग को कहते हैं तो इसका मतलब है कि अपने ऐतिहासिक गौरव, समृद्ध संस्कृति के प्रति लोगों में एक जागरण का भाव पैदा करने के लिए ये नाटककार और ये साहित्यकार लिख रहे थे। तो इनमें नाटक जो है वह सबसे सफल विधा के रूप में सामने आता है। और भाषा के स्तर पे हम देख रहे थे कि ब्रज भाषा निरंतर अपनी उपस्थिति बनाई हुई थी, लेकिन साथ में जैसे ही भारतेंदु जी का उदय होता है तो नाटकों में धीरे धीरे एक नवीन प्रकार की भाषा और शैली अपनी खास विशेषताओं के साथ आती है, जिसमें हम देखते हैं इसमें भारतेंदु युग में कि कविता तो ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी और जो गद्य है वह अखबारों में और नाटकों में, निबंधों में, उपन्यासों में खड़ी बोली का आविर्भाव उसमें धीरे धीरे हो रहा था। एक हमने दूसरी चीज़ ये भी पढ़ी थी कि राष्ट्रीयता का एक नया स्वरूप उभर रहा था, जिसमें राजभक्ति और देशभक्ति दोनों साथ साथ चल रही थी। तो हम भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु जी के समकाल में किस प्रकार की एक दुविधा की स्थिति थी और जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग था वह जाग चुका था, लेकिन वह भारत की दुर्दशा देख करके बड़ा ही हताश हो रहा था। इस बात को इस नाटक में दिखाया गया है। तो ये एक प्रतीकात्मक नाटक है और आज हम इस नाटक में ये देखेंगे कि इस नाटक का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे कि इस नाटक में किस तरह से इसका जो कथानक है वह अपने समकाल से जुड़ता है और किस तरह से एक सफल नाटक के रूप में जाना जाता है। कल हमने ये पढ़ा था कि ये जो भारत दुर्दशा नाटक है ये एक प्रतीकात्मक नाटक है और प्रतीकात्मक नाटक होने के कारण इसमें सभी पात्र नाटककार की भावधारा के प्रतीक हैं और भारत की दुर्दशा में केवल बाह्य जो आक्रमणकारी हैं या बाह्य जो शासन है उसी का योगदान नहीं था, बल्कि यहाँ के जनता, उसकी अशिक्षा और उसकी कुबुद्धि का भी बहुत बड़ा योगदान था। इस बात को भारतेंदु जी ने इस नाटक में दिखाया है और इसमें जो 7 सभ्यों की जो सभा है उसके द्वारा इस बात को दिखाया गया है कि
यहाँ तक हमने देख लिया था। कि बंगालियों और संपादकों, कवियों, इन सभी को उस सभा में शामिल किया गया था। और संपादक और कवि तो भारतेंदु खुद ही थे, इसलिए उस क्षेत्र का उन्हें अनुभव था। साथ ही अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से देसी लोगों की प्रवृत्तियों से भी वे अनभिज्ञ नहीं थे। जो आम जनता है उनमें किस तरह की कुप्रवृत्तियाँ फैली हुई थी, जो देश का उत्थान करने में बाधा बनी हुई थी, इस बात से भी भारतेंदु जी परिचित थे। उनमें से कुछ है जैसे कि चुगली खाना, टांग खिंचाई। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जो भारत को दुर्दशा का कारण बनी। चुगली खाना या सरकारी अफसरों से सशंकित रहना, यह भी एक आम जनता में समस्या थी कि सरकारी अफसरों को देखते ही वो उनकी घिघी बन जाती थी और वो सशंकित रहते थे। दूसरों के दोषों पर दृष्टि रखना, छिद्रान्वेषण की जो प्रवृत्ति है भारत में, उसकी ओर भी इन्होंने कवियों और संपादकों के माध्यम से देखा था कि संपादक और कवि जो थे उनमें कुछ प्रवृत्तियां थी, जैसे कि चुगली खाना आम जनता में भी थी। यद्यपि चुगली खाना, सरकारी अफसरों से सशंकित रहना, दूसरों के दोषों पर दृष्टि रखना, यही उनका कार्य था। अस्तु इस रचना में भारतेंदु ने प्रतीकों का भी सजीव और विस्मृत न होने वाला रूप उपस्थित किया है। कवि, संपादक, भारत दुर्देव, भारत भाग्य, भारत, ये सभी जो पात्र हैं वो एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से अपनी उपस्थिति इस नाटक में दर्ज कराते हैं। और एक तत्कालीन भारतीय जीवन है, उसका एक रूपक ही नाटक बन पड़ता है कि किस समय का उस समय का जीवन था और किस तरह अंग्रेज भारत में राज करने में सफल हो रहे थे। उसमें बहुत बड़ा योगदान भारतवासियों की कमियों का भी था। और इसी को भारतेंदु जी ने इस नाटक में अपनी प्रतिभा के द्वारा इन्होंने इस नाटक में इन सभी चीज़ों का निरूपण किया है। पात्रों के संवादों में भारतेंदु को सफलता प्राप्त हुई है। स्वगत कथनों के द्वारा उनके पात्र परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। भारत भाग्य का स्वगत कथन इसका एक उदाहरण है। वह अपनी दशा की व्याख्या या उसका विश्लेषण भी करता है। भारत दुर्दशा के कथोपकथन पात्रों के चरित्र और उनकी मनोदशा तथा आंतरिक भावों पर प्रकाश डालने वाले हैं। उनसे नाटकीय कथावस्तु को गति प्राप्त होती है और अनेक ऐसी बातों का पता चलता है जिन्हें नाटककार स्वयं अपनी ओर से न कह सकता था। तो अपरोक्ष रूप से नाटककार जिन चीज़ों को नहीं कह सकता था अपनी ओर से, मतलब कि निबंधों के द्वारा या सीधे नहीं कह सकता था, उनको उन्होंने उन पात्रों के माध्यम से उन बातों को कहलवाया है। तो ये परोक्ष ढंग से नाटककार ने इसमें ये किया है। भारत भाग्य कुछ पात्र हैं, जैसे भारत भाग्य है, भारत दुर्देव है, ये भी एक पात्र है नाटक का। बंगाली है, एडिटर है, एडिटर कहते हैं संपादक को, कवि है और देसी है। ये जो देसी लोग हैं उनको भी एक पात्र के रूप में रखा गया। आदि पात्र अपने स्वभाव और धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के अनुकूल भाव प्रकट करते हुए कथोपकथन में संलग्न होते हैं। इन सब की जो माइंड सेट है, जो कि बहुत कुछ धार्मिक संस्कारों के कारण, सामाजिक संस्कारों के कारण और राजनीतिक परिस्थिति के कारण उनका जो माइंड सेट बना है, उसी के अनुसार इन सभी का, चाहे वो कवि हो, एडिटर हो, चाहे भारत दुर्देव हो, भारत भाग्य हो, देसी हो, बंगाली हो, इन सभी के जो कथोपकथन है वो बिल्कुल उनकी मनोदशा और उनके व्यक्तित्व का बहुत अच्छा चित्रण इस नाटक में करते हैं।
ये सभी अपनी विभिन्न स्थितियों के अनुसार भाव प्रकट करते हैं। ऐसा देखने में नहीं आता कि एक दुष्ट पात्र सज्जन की भांति बात करें, मतलब कि अपने चरित्र से विचलन उनकी भाषा नहीं करती है। जैसे उनका चरित्र होता है वैसे ही उनकी भाषा है। भाषा भी सब पात्रों की स्वाभाविक है। सामान्यतः उन्होंने लंबे लंबे कथोपकथन नहीं रखे हैं, किंतु जहाँ भी भावों की तीव्रता या रस की निष्पत्ति पाई जाती है वहाँ वे स्वगतों के रूप में आवश्यकता से अधिक लंबे होकर नाटकीय कार्य व्यापार की प्रगति में बाधक सिद्ध होते हैं। भारत भाग्य का स्वगत कथन इसका एक उदाहरण है, किंतु इसमें रसात्मकता का अभाव नहीं है। ये जो पार्ट है इसको आप भारत दुर्दशा नाटक की भाषा का जो प्रश्न है उसमें एक टिप्पणी के रूप में इन सारी बातों को लिख सकते हैं कि किस तरह से उनके पात्र और भावों को लेकर के भाषा आगे बढ़ती है और सफल होती है। लेकिन स्वगत पात्रों में यहाँ पर कुछ कमी यह है कि वो कुछ अधिक लंबे हो गए हैं। भारत दुर्दशा में भारत भाग्य के स्वगत कथन में करुण और वीर रसों की निष्पत्ति पाई जाती है। रस की बात आए तो आप ये लिख सकते हैं कि भारत भाग्य के स्वगत कथन में करुण और वीर रसों की निष्पत्ति पाई जाती है। जैसा कि हमने बताया कि शुरू में ही बताया कि इस नाटक में जो जिस रस की निष्पत्ति हुई है, जिस रस का निरूपण हुआ है वो मुख्य रूप से करुण और वीर रस है। भारतेंदु के पात्र बेकार की बात नहीं करते, साथ ही वे सीधे सीधे ढंग से बात करते हैं, न कि प्रपंच या हेर फेर के साथ। जैसा उनका व्यक्तित्व है, जैसी उनकी मनोदशा है, वैसे ही वो बातचीत करते हैं। पात्रों के मानसिक भावों का प्रकटीकरण भी अवसरानुकूल हुआ है। मनोदशा की अभिव्यक्ति अवसर के अनुकूल नाटकीय स्थितियों के अनुसार हुई है। उनके कथोपकथनों में व्यावहारिकता, स्वच्छंदता और सजीवता है। वे बोझिल नहीं है। कथोपकथन बोझिल नहीं है, मतलब एक वस्तुनिष्ठता का इसमें निरूपण भारतेंदु जी ने किया है कि वो पात्र में डूब करके उन्होंने पात्र के अंदर के आत्म में प्रवेश करके, प्रकाया प्रवेश करके, जैसा वो पात्र है, जिन स्थितियों में है, जैसा उनका माइंड सेट है, वैसे ही मनोभाव उनके द्वारा भारतेंदु जी ने इसमें कहलवाए हैं। वास्तव में अभिनय की दृष्टि से कुछ अपवाद स्वरूप स्थलों को छोड़कर के इस ग्रंथ में भारतेंदु जी के कथोपकथन सहायक सिद्ध होंगे। कथोपकथन की पर आप इस तरह से टिप्पणी करेंगे। भारत दुर्दशा के भारत दुर्देव के प्रयास में उत्साह होने के कारण वीर रस तथा भारत भाग्य की अवस्था में करुण रस माना जाएगा, क्योंकि भारत भाग्य अंत में आत्मघात कर लेता है, इसलिए उसको आप करुण रस में ले जा सकते हैं। और भारत दुर्देव का जो प्रयास है, जो भारत दुर्देव कहता है कि अभी तो मैं तेरी क्या गति करता हूँ, ऐसा भारत दुर्देव का कथन है इसमें कि भारत दुर्देव चाहता है कि भारत को बर्बाद करें, भारत की दुर्दशा करके ही दम ले। तो उसमें आपको उसका जो जोश है भारत दुर्देव का, उसमें आप वीर रस का प्रतिबिंब देख सकते हैं। और भारत भाग्य है वो इतना प्रयास करता है भारत को उबारने के लिए, भारत का उद्धार करने के लिए, लेकिन यहाँ की देशी जनता और यहाँ के ये सभ्य लोगों की कथनी और करने में अंतर और अन्य चीज़ों को देख करके वह लास्ट में आत्मघात करता है, इसलिए उसमें करुण रस का निरूपण हुआ है। हास्य रस के लिए भी उसमें कहीं कहीं उपयुक्त स्थल आ गए हैं। भारतेंदु की इस रचना में तात्कालीन सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के जीते जागते चित्र मिलते हैं। उसमें हमें भारत के उत्थान और पतन की कहानी मिलती है। रंगमंच की दृष्टि से भी भारत दुर्दशा में कुछ परिवर्तनों के बाद, जैसे लंबे लंबे पद्यात्मक अंश या स्वगत कथनों को छोटा कर देने से कोई कठिनाई दृष्टिगोचर नहीं होती है। मतलब रंगमंच पर अभिनय की दृष्टि से या अभिनेता की दृष्टि से भी ये नाटक सशक्त है। ये तब है, शर्त यह है कि इसके जो स्वगत कथन है जो बहुत लंबे हैं, उनको अगर थोड़ा संशोधित करके छोटा कर दिया जाए तो एक सफल अभिनीत नाटक माना जा सकता है। और उसके प्रतीकात्मक पात्र रंगमंच पर भली भांति दिखाए जा सकते हैं। ये जो प्रतीकात्मक पात्र हैं वो भली भांति नाटक रंगमंच पर प्रदर्शित हो सकते हैं। वास्तव में सभी दृष्टियों से भारतेंदु जी का ये नाटक एक सफल रचना है और हिंदी साहित्य में उसका गौरवपूर्ण स्थान है। भारतेंदु जी के नाटक है उनमें 3 नाटक ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। यद्यपि सभी नाटक उनके समकालीन स्थितियों पर बहुत अच्छी टिप्पणी करते हैं और एक नाटक को एक नया उत्थान देते हैं, परंतु 3 नाटक अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र और भारत दुर्दशा ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक उनके माने थे। इसके अलावा एक वेदी की इंसान है बहुत प्रसिद्ध है।
भारत दुर्दशा से भारतेंदु के विचारों पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। जब उनका ध्यान देश की अधोगति की ओर जाता था तो वे विदेशी आक्रमणकारियों के घातक प्रभाव के साथ साथ प्राचीन आर्य गौरव और अनेक वीरों तथा वीर कृत्यों के उदाहरणों से उनकी राष्ट्रीयता ध्वनित हो उठती थी। एक राष्ट्रीय उत्थान करने वाले कवि के रूप में हम भारतेंदु जी को जानते हैं। उनका उदय उस समय में हुआ जब बंगाल में पुनर्जागरण हो रहा था और एक सामाजिक जीवन में नई हलचल, साहित्यिक जीवन के सभी अंगों में नया सृजन हो रहा था। तो उसको देख करके हिंदी के अंदर भी इसी तरह का वो एक परिवर्तन देखना चाहते थे और इसलिए उनकी जो राष्ट्रीयता थी वो नए ढंग की थी। नए ढंग की राष्ट्रीयता इस रूप में थी कि वह विज्ञान और अध्यात्म को साथ लेकर चलने वाली थी। नया जो पाश्चात्य युग था, पाश्चात्य जो प्रभाव था वो विज्ञान पर आश्रित था और भारतीय जो संस्कृति थी वो अध्यात्म पर आश्रित थी। तो उनकी एक मिलीजुली ध्वनि हमें भारतेंदु जी की इन चीज़ों में देखने को मिलती है। और भारतेंदु जी की जो तमाम साहित्य है उसमें देशभक्ति की भावना है, परोपकार की भावना है, देशवासियों के प्रति, मातृभाषा के प्रति प्रेम है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, समाज सुधार की भावना है। बलिया का भाषण देख लीजिए आप, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, पराधीनता के बंधन से मुक्ति उनके अंदर, उनके सभी नाटकों में देखने को मिलती है। तो ये हम देखते हैं उनकी राष्ट्रीयता एक नई ढंग की राष्ट्रीयता थी। अब हम देखते हैं कि जैसे इसी नाटक में देखें तो उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव और वीर कृत्यों के संबंध में लिखा है कि सबके पहले जही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जही सभ्य विधाता कीनो। कि भारत दुनिया का ऐसा देश है, ऐसा सूर्य है जहाँ सबसे पहले सभ्यता का सूर्योदय हुआ, ऐसा प्राचीन सभ्यता, इसलिए इसको प्राची कहा जाता है। प्राचीन देश है भारत, क्योंकि पूर्व में ही सूर्य उगा था, ज्ञान का सूर्य, सभ्यता का सूर्य उगा था। कि यहाँ पर ईश्वर ने सबसे पहले धन बल दिया था, सोने की चिड़िया कहलाता था, सबसे पहले सभ्यता का विकास यहाँ हुआ था, ऐसा भी माना जाता है। तो ये इस नाटक में आया। अथवा भारत के भुज बल जग रक्षित, भारत के विद्या लही जग सिंचित। कि भारत के भुज बल है वो जग की रक्षा करते हैं, जनता की रक्षा करते हैं, और भारत की जो विद्या है उसने सब जग को शिक्षित किया है। यहीं से ज्ञान का प्रवाह विदेशों की ओर हुआ है, ऐसा इस नाटक में बताया गया है। भारत तेज जगत विस्तारा, भारत जग कपत संसारा। कि भारत का जो तेजस्विता है, यहाँ के वीरों की जो कहानियाँ हैं वो उस सारे जगत में फैला हुआ है, उनका तेज, उनकी तेजस्विता, और इससे कपत संसार, सारा संसार कांपता है आदि ऐसी बातें कह करके भारतेंदु जी ने इस नाटक के द्वारा भारतवासियों में एक गौरव भावना, एक उत्साह की भावना और एक प्राचीन पुनरुत्थानवादी परंपरा की शुरुआत इस नाटक में वो करते हैं। उसी सभ्यता और संस्कृति के सर्वोच्च शिखर पर आसीन, ज्ञान गरिमा से मंडित और वीर कृत्यों के कारण सर्वपूज्य, जगत पूज्य भारतवर्ष में कैसी क्षोभ की दुर्दशावस्था, कैसी क्षोभपूर्ण अवस्था हो गई है, उसकी भी अभिव्यक्ति इस नाटक में होती है। इसीलिए भारतेंदु जी को कहना पड़ता है कि रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई। कि आइए सब भारत भाइयों, भारत देशवासियों, देश प्रेमियों, आइए आकर के रोइए कि भारत की दशा कैसी हो गई है। हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। कि क्या दुर्दशा इस देश की हो गई है, कैसा प्राचीन गौरव था। यहाँ बुद्ध, रामकृष्ण जैसे महात्मा हुए और उस देश की क्या हालत हो गई है, उस पे उसका रोना रोइए। कहा करी तकदीर तिहारी, रे विधि रुष्ट याही की बारी। सबे सुखी जग के नर नारी, है विदना भारी तही दुखारी। ये यहाँ बात बड़ी कर दी है कि जब पश्चिमी चकाचौंध देखी, पश्चिमी विज्ञान का उत्थान देखा, नारियों का उदय देखा,
और गरीबी से किस प्रकार से पश्चिम के देश मुक्त हुए, जब वो चीज़ें भारत में आने लगी, उनके समाचार भारत में आने लगे, तो भारतेंदु जी को इस नाटक में कहना पड़ा कि सबे सुखी जग के नर नारी, कि दुनिया के सभी नर नारी सुखी हो गए हैं और भारत के ही है विदना भारत ही दुखारी, तूने भारत को ही इतना दुखियारा क्यों बनाया है, क्या उससे भाग्य रूठ गया है। उन्होंने रोग, महर्ष, कर, मद्य, इन चीज़ों, भारतवासियों की जो बुराइयां हैं कि रोग, महर्द, कर, मद्य यानी शराबपान, आलस्य, अजगर करे न चाकरी वाली जो सोच है, धनहीनता की जो भावना, गरीबी की भावना है, बलहीनता और अविद्या, पारस्परिक फूट और कलह, चुगली, इन चीज़ों का इसमें बड़ा अच्छा निरूपण किया। यवनों यानी मुसलमानों के कारण दुख, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण, ये उस समय की विशेषता थी। उस समय के नाटकों में यवनों को भी एक कारण माना गया था, जो जातियां बाहर से आई उनके कारण भी भारत की दुर्दशा हुई, ऐसा भी इस नाटक में माना गया है। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण, धार्मिक अविश्वास, छुआछूत, भूत प्रेत, अनेक देवी देवताओं की पूजा, दुर्भिक्ष, निज भाषा के प्रति उदासीनता और इसी कारण से भारत की क्या स्थिति हुई, अधःपतन हुआ, नाना प्रकार के मतों का बाहुल्य हुआ, एक मत नहीं होते हैं, मेंढकों की तरह एक तराजू में नहीं रखे जा सकते, सब अलग अलग भागते हैं, अनेक के संगठन में शक्ति है, कलयुग में कहते हैं संगठन में शक्ति है, लेकिन भारत में फूट और बेर पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। भारत की दो ही चीज़ें प्रसिद्ध है, एक तो फूट, आपसी फूट, और बेर भाव। तो ये चीज़ें इसमें इस नाटक में सारी बताई गई है। अंग्रेजी राज्य में दिन रात की कलह और अशांति से छुटकारा, विविध वैज्ञानिक साधनों का सुखा उपभोग, वैद्य शासन, सुंदर न्याय पद्धति, नव्य शिक्षा आदि के कारण उन्होंने अंग्रेजों के राज्य के गुणगान किए। अंग्रेजी राज्य की कुछ विशेषताएं बताइए, जैसे अंग्रेजी राज्य में दिन रात की कलह और अशांति से न्याय पद्धति, अशांति से छुटकारा हुआ है। भारतवासियों की जो कलह है और अशांति से अंग्रेजों ने छूट दिलाई है और एक शासन व्यवस्था दी है। विविध वैज्ञानिक साधनों का सुखोपयोग, जैसे उस समय तार का आविष्कार, रेल का आविष्कार ये हो चुके थे, मोटर गाड़ियाँ आ चुकी थी। वैद्य शासन है और सुंदर न्याय पद्धति है। अंग्रेजों की न्याय पद्धति की तारीफ भारतेंदु जी इस नाटक में करते हैं। नव्य शिक्षा, नई शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा जो भौतिकतावादी है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, उसका भी बड़ा गुणगान इसमें करते हैं। प्रगति की इच्छा से उन्होंने अंग्रेजों द्वारा प्रचलित सुधारों की सराहना की और उसे ग्रहण किया। अंग्रेजी राज्य की नियामतों के साथ साथ नारायणा ने नराधिप वाली भावना से भी उस समय काम कर रही थी, इसलिए भारतेंदु जी ने ब्रिटिश सिंहासन के प्रति भक्ति की भी प्रकट की और विक्टोरिया को आर्यश्वरी, अब देवी आदि नामों से संबोधित किया है। यही उनकी राजभक्ति की नींव है। इसी संबंध के द्वारा वे भारत और ग्रेट ब्रिटेन के समस्त हित साधनों में सामंजस्य उपस्थित करने में लगते थे। किंतु नवीन शिक्षा प्राप्त करके मध्यम वर्ग ने देश को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने की चेष्टा भी की और देश के शासन में भाग लेने की आकांक्षा प्रकट की। जब नवीन शिक्षा के फलस्वरूप मध्य वर्ग का उदय हुआ तो उसने देश के बारे में चिंता करना शुरू किया। इस बात को भारतेंदु जी इस नाटक में बताते हैं। ये जो नवीन वर्ग है, मध्यम वर्ग है, जब कभी भी अवसर मिलता था तो राजनीतिक दृष्टि से जनहित की मांग सरकार के सामने पेश करता था और अनीतियों को दूर करने की अपील करता था। इस तरह हम देखते हैं कि इन सब बातों के होते हुए भी भारतेंदु जी गवर्नमेंट के आदमी नहीं थे, सरकारी आदमी नहीं थे। उनमें विचार स्वतंत्र था। भारत की नवोत्थित राष्ट्रीयता से वे ओतप्रोत थे। राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए उन्होंने सदैव सरकारी नीतियों का विरोध किया, इसलिए उन्हें भारत सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीति की घोर विरोध किया था। उन्होंने साफ लिखा है कि इस नाटक में ही लिखा है उन्होंने भारत दुर्दशा में कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। उनकी तारीफ तो की है, राजभक्ति भी दिखाई है, लेकिन पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। परंतु भारत का जो धन ये अंग्रेज लोग चूस करके विदेश में ले जाते हैं, वो चीज़ उन्होंने उसका विरोध किया है कि किस तरह से ये जो अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीति थी, जिसके अंदर यहाँ से कच्चा माल वो यहाँ से ले जा करके विदेशों में उसको नई नई वस्तुएं बना करके वैज्ञानिक साधनों से उसको फिर भारत में महंगे भावों में बेचते थे। ये जो धन शोषण की जो प्रवृत्ति अंग्रेज़ों की थी, इसका उन्होंने विरोध किया था और वो चाहते थे कि भारत में स्वदेशी का प्रचार हो, स्वदेश में विज्ञान की उन्नति हो,
तकनीकी उन्नति हो, उद्योगों की उन्नति हो। 7 सभ्यों की कमेटी वाले अंश में उन्होंने सरकारी निरंकुशता का अत्यंत प्रभाव उत्पादक ढंग से निदर्शन कराया। जिस समय ये पंक्तियाँ लिखी गई उस समय लॉर्ड डेटन के अनुदार शासन से प्रजा असंतुष्ट थी। भारत के वायसरॉय इस समय लॉर्ड लिटन थे। अंग्रेज सरकार के सामने अपनी मांगें पेश करने के साथ साथ भारतेंदु सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में जनता को सुधारने और उसे उन्नति के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए भी सदा प्रयत्नरत रहते थे। नवीन शिक्षा के फलस्वरूप नवीन और उन्नत विचारों का जन्म हुआ। उनके प्रकाश में भारतीय जीवन का फिर से संस्कार करने की बात सोचना स्वाभाविक ही था। अंग्रेजी राज्य में देशवासियों की निरुद्यमता, उनका आलस्य, पतनोन्मुख असंतोष आदि की ओर लक्ष्य करते हुए भारतेंदु भारत के मुख से कहलाते हैं। जो भारत इसका एक पात्र है नाटक का, वो कहता है, हाँ ये वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दूतत्व करने पर भी आदि अंग्रेजों के पास विद्या का प्रकाश था, अंधकार वहाँ फटक भी नहीं रह सकता था। इन्हीं अंग्रेजों के संपर्क में आने पर भारतेंदु अपने को देशवासियों की उन्नति पथगामी देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि पश्चिम की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनाएं, उन ज्ञान के प्रकाश में देश अब आगे बढ़े, अंधकार को छोड़े। तो इस बात को उन्होंने किस तरह से लिखा है इस नाटक में हम देखते हैं। अंग्रेजहू को राज पाई के रहे कूड़ के कूड़, कि अंग्रेज़ों का राज मिल गया फिर भी कूड़ के कूड़ ही हो, ऐसी क्या बात है। स्वार्थ पर विविध मति भूले हिंदू सब वे मूड, कि स्वार्थ के कारण से विभिन्न मति भूले, कि विभिन्न मतों में बटे हुए हैं, मतांतर पाए जाते हैं और सबके सब ही मूड बन गए हैं। जग के देश बढ़त बदी बदी के सब बाजी जेही काल, कि सब बाजी यानी हर तरह से हर पक्ष, हर जीवन के हर पक्ष में बढ़ चढ़ करके सभी देश आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, नर नारी सुखी हो रहे हैं। और भारत फिर भी अंग्रेज़ों के राज होते हुए, ऐसा न्यायपूर्ण शासन होते हुए भी भारत पीछे रह रहा है, फिर भी कूद के कूद रह रहे हैं। इस बात को यहाँ रेखांकित भारतेंदु जी ने किया है। ताऊ समय रात इनको है कैसे ये बेहाल, कि जब सारे देश में उजियारा हो रहा है उसी समय यहाँ पर रात हो रही है, ये कैसा बेहाल है, कैसी दुर्दशा है इस देश की। इस बात का उल्लेख भारतेंदु जी ने इस नाटक में किया है। इस संबंध में उन्होंने भारत दुर्देव की फौज के रूप में पतन के अनेक कारणों का उल्लेख किया है। भारत दुर्देव जो भारत का दुर्भाग्य है, बेड लक है, उसकी फौज में क्या है, आलस्य है, हतोत्साह है, लालच है, स्वार्थ है, चुगलीखोरी है। इन चीज़ों का उसकी फौज बताइए जो भारत को बर्बाद करना चाहती है। अंग्रेजी शिक्षितों का अंधा अनुकरण भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था, कि स्वदेशी की भावना वो चाहते थे, स्वराज्य हो। अंग्रेज़ों का अंधा अनुकरण भी नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ की जड़ों से जुड़ कर के हमें विज्ञान को अपनाना चाहिए, ये भारतेंदु जी उस समय मान रहे थे। लिया भी तो अंग्रेज़ों से अवगुण, इसमें एक पंक्ति आई है भारत दुर्दशा में, कि लिया भी हमने अंग्रेज़ों से तो अच्छी चीज़ें तो नहीं ली उनकी, बल्कि क्या लिया, उनका अवगुण, जैसे कि विलासिता, सिगरेट फूंकना, हेट और तरह तरह के महंगे कपड़े पहनना, और जो महिलाओं के जो प्रति जो एक प्रकार की विलासिता है उसको अपनाना, ये चीज़ें हमने लिए। अतएव भारतेंदु को भारत का सर्वनाश निश्चित दिखाई पड़ता है। भारतेंदु को भारत जो इसका पात्र है उसका सर्वनाश निश्चित रूप से इस नाटक में दिखाई पड़ता है। और इसी कारण से निराश होकर के, हतोत्साहित होकर के जो भारत भाग्य जो पात्र है वो लास्ट में अंत में आत्महत्या करने को मजबूर होता है। नीचे भारत को अब नाश, कि अब भारत का नाश होगा, इसमें कोई वो नहीं, इसमें कोई आशंका नहीं है। इस बात को मान करके ये नाटक दुखांत पे जाके समाप्त होता है और इसका जो पात्र है वो आत्मघात करने को विवश होता है। तो इस तरह से एक करुण रस की भावना से परिपूर्ण स्थिति पर जाकर के नाटक चरम स्थिति में पहुंच जाता है। यद्यपि अंग्रेज अफसरों की निरंकुशता उनके मार्ग में बाधक थी, तब भी वे सुधार आंदोलन की अत्यंत आवश्यकता समझते थे। किंतु भारत भाग्य के शब्दों में निराशा प्रकट करते हुए भी उनका कहना है, जागो जागो रे भाई, जागो जागो रे भाई, सोवत निसी वेश गंवाई। वेश यानी उम्र, की सोवत, इस रात में सोने से सारी जिंदगी गंवा दी, अब तो तुम जागो। ऐसा भाव भी इस नाटक में प्राप्त हुआ है। और ये नाटक वाकई दर्शकों को एक तरह से
अंदर उनके द्वंद्व पैदा करने वाला और चेतना पैदा करने वाला नाटक सिद्ध होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय नवोत्थान के साकार प्रतीक थे। नवोत्थान जो विज्ञान की रोशनी में और प्राचीन गौरव के प्रति समर्पित, दोनों का सामंजस्य करते हुए एक नवोत्थान करना चाहते थे, उसके प्रतीक थे। एक ओर यदि उनकी दृष्टि भूतकाल के गौरव की ओर थी, तो दूसरी ओर वे प्राचीन और नवीन के सुंदर समन्वय द्वारा भविष्य की आशा लगाए हुए थे। वे देश को पतन के गर्त से निकालकर उन्नति की ओर ले जाना चाहते थे। इन सभी भावों को इस नाटक में खूबसूरती से पिरोया गया है। सभी पात्र इसी दृष्टि से सारी उस समय की स्थिति को प्रकट करते हैं, किंतु देशवासियों की निरुद्यमता, उनका आलस्य, इनको देख करके उन्हें अत्यंत मानसिक क्लेश होता है और इसी दुर्दशा का वर्णन भारत दुर्दशा में किया गया है। आज के पाठ को मित्रों समाप्त करते हैं। ये कुछ प्रश्न है जो PDF में मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप इन पे विचार करें। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।